ठीक है, आज ज्योग्राफी में झीलें कर रहे हैं हम, भारत की झीलें, इंडियन लेक्स। फिजिकल ज्योग्राफी में भी करेंगे हम लेक्स, उनके प्रकार पढ़ने हैं, लेकिन क्योंकि हमने पहले इंडियन ज्योग्राफी को स्टार्ट किया तो इसलिए भारत की झीलें। ठीक है, तो इसमें स्टार्ट करते हैं। देश की अधिकांश झीलों की स्थिति उत्तर के पर्वतीय प्रदेश में ही सीमित है। समुद्र तटीय क्षेत्रों में भी कुछ महत्वपूर्ण झीलें स्थित है। मैदानी भाग में इनकी कमी है, मैदानी भाग में इनकी कमी है, ये दिक्कत है। देश में मिलने वाली विभिन्न प्रकार की झीलें निम्नलिखित है। नंबर 1 टेक्टोनिक लेक्स, नंबर 1 विवर्तनिक लेक, नंबर 1 विवर्तनिक झीलें, टेक्टोनिक लेक्स बोलते हैं इनको। इस प्रकार की झीलों का निर्माण पृथ्वी के बड़े भाग के धंसने या उठने से होता है। बड़े भाग के, पृथ्वी के बड़े भाग के धंसने या उठने को हाईलाइट करना आपने। इसका उदाहरण कश्मीर की वुलर झील झेलम नदी पर है। इस पर विवर्तनिक क्रिया का प्रभाव है। वुलर झील पर विवर्तनिक क्रिया का प्रभाव है। अभी तक हमने खाली ये पढ़ा कि विवर्तनिक झील ऑक्सबो लेक का उदाहरण है, गोकुर झील का उदाहरण है, झेलम नदी के छोड़े हुए रास्ते पर है। लेकिन आज एक नया पॉइंट पढ़ रहे हैं आपकी, वुलर झील क्या, इस पर विवर्तनिक क्रिया का, टेक्टोनिक क्रिया का प्रभाव है। इतना समझ में आ गया? टेक्टोनिक क्रिया का प्रभाव है। यह भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया इज वुलर। लार्जेस्ट सेलाइन वाटर लेक ऑफ इंडिया इज, सेलाइन वाटर बोल रहा हूं मैं, जो नमकीन खारे पानी की झील सबसे बड़ी कौन सी है? चिल्का। अगर जमीन के अंदर वाली झील पूछूंगा, लार्जेस्ट इनलैंड सेलाइन वाटर लेक, तब आपका आंसर होगा क्या? सांबर सॉल्ट लेक। वो जमीन के अंदर है। जो चिल्का है वो लगून लेक है, वो सागर के किनारे है, बंगाल की खाड़ी के से लगी हुई है। वो ऐसी लेक्स को क्या कहते हैं? लगून लेक। ठीक है, यह भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। तुलबुल परियोजना इसी पर है। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? आंसर झेलम पर है। किस पर है? झेलम पर है। और झेलम का वैदिक नाम क्या है? वितस्ता। वितस्ता झेलम। और इसका यूनानी नाम क्या है? हाइडेस्पीस। ठीक है, सिकंदर पोरस की लड़ाई हुई थी झेलम नदी के तट पर। चलो, तुलबुल परियोजना। गाय के खुर की आकृति होने के कारण वुलर झील को गोखुर झील या ऑक्सबो लेक भी कहा जाता है। कुमाऊं हिमालय में स्थित, कुमाऊं हिमालय में स्थित अनेक झीलें विवर्तनिक हैं। कुमाऊं हिमालय में भी अनेक झीलें किस प्रकार की मिलती हैं? टेक्टोनिक लेक्स मिलती हैं। मैं क्लियर हो गया? नंबर 2 ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झील। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में लोनार झील एक क्रेटर झील है। कल मैंने आपको इसका पूरा वीडियो दिखाया था। क्रेटर बोलते हैं या तो ज्वालामुखी के मुंह को क्रेटर बोलते हैं, या फिर कोई उल्का पिंड धरती पर गिर जाए और बहुत बड़ा गड्ढा हो जाए, उसको भी क्या कहते हैं? क्रेटर बोलते हैं। इतना समझ में आ गया? और उसमें पानी भर जाए तो ऐसी झीलों को क्या कहते हैं? क्रेटर लेक। तो ये भले ही लिख रहा है ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झील, बट विद्वानों का ये कहना है कि लोनार झील जो है वो किसी बड़े उल्का पिंड के टकराने से वहां पर वो गड्ढा बना है और उस गड्ढे में पानी भरने से क्या हुआ? इस झील का निर्माण हुआ है। इतना समझ में आ गया? अच्छा, क्रेटर जब अपने आप में धंस जाता है तो उसको क्या बताया था मैंने कल? कैल्डेरा। क्या बोलते हैं उसको? तब कैल्डेरा बोलते हैं। ठीक है, एक कैल्डेरा के अंदर कई क्या हो सकते हैं? क्रेटर हो सकते हैं, तब उसको नेस्टेड कैल्डेरा बोला जाता है। जैसे चिड़िया का घोंसला होता है, उसमें अंडे होते हैं, वैसे कई, एक कैल्डेरा के अंदर क्या होंगे? कई सारे क्रेटर हो सकते हैं। इतना क्लियर हो गया? ठीक है। लगून या अनूप झीलें। अनूप झील से एक बार क्वेश्चन आया, बहुत समय पहले हमने लगून लेक तो पढ़ लिया, अनूप नहीं पढ़ पाए उसको, कि इसको अनूप भी बोलते हैं। अनूप झील कौन सी इनमें से अनूप झील है? क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया तो आंसर क्या करते? 25 साल पहले की बात कर रहा हूं। ठीक है ना, कि अनूप झीलें निम्नलिखित में से कौन अनूप झीलें? सागर के किनारे जो लगी हुई झीलें होंगी वो लगून लेक होंगी। ठीक है। चिल्का लेक ओडिशा, भारत की सबसे बड़ी सेलाइन वाटर लेक है। चिल्का लेक ओडिशा भारत की सबसे बड़ी लगून वाटर लेक है, लगून लेक है, सॉरी। इसकी चौड़ाई 8 से 20 किलोमीटर एवं क्या लंबाई 65 किलोमीटर है। वर्षा ऋतु में दाया और भार्गवी आदि नदियां इस झील में अपना जल विमोचित करती हैं। ये ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछती कई बार। किन नदियों द्वारा इसको जल पोषित किया जाता है? आंसर दाया और भार्गवी। दाया और भार्गवी। ठीक है।
यह उड़ीसा के पुरी जिले में अवस्थित है। फिर आपको याद करना पड़ेगा, मतलब स्टेटमेंट देगा वो चिल्का लेक के बारे में निम्नलिखित में कौन से कथन सत्य है। पहला, ये लगून लेक है। दूसरा पूछेगा इसे वर्षा ऋतु में दाया और भार्गवी द्वारा क्या किया था, जल पोषित किया जाता है। और तीसरा क्वेश्चन पूछेगा, तीसरा पॉइंट देगा कि पुरी जिले में अवस्थित है, उड़ीसा के पुरी जिले में अवस्थित है। तो आपने बोलना तीनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। ध्यातव्य है कि उड़ीसा तट को भौगोलिक दृष्टि से उत्तरी सरकार तट, नॉर्थ सरकार तट किसे कहा जाता है। तो आप जब मैप रीडिंग कर रहे थे तो उड़ीसा वाला जो कोस्टल एरिया था उसके अंदर लिखा हुआ था ऑक्सफोर्ड में भी, नॉर्दर्न सरकार, उत्तरी सरकार। ठीक है, उत्तरी सरकार की भी संज्ञा प्रदान की जाती है। इसके अलावा अन्य लगून, खारे पानी की झीलें, पुलिकट झील, ये बताया था मैंने, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की बॉर्डर पर है, वैसे आंध्र प्रदेश में पड़ती है। इसके बीच में एक द्वीप है जिसका नाम पहले श्रीहरिकोटा था, वहां पर अब सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। सतीश धवन एपीजे कलाम के गुरुजी का नाम था, उनके नाम पर इसका नाम क्या रखा गया था, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। ठीक है, पुलिकट झील हो गया। अष्टमुडी कयाल, अष्टमुडी कयाल मैंने केरला में बताई थी। ठीक है, ऐसे ही कोलेरू झील, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। और ये दो नदियों के डेल्टा, जब यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा तब पूछा किन दो नदियों के डेल्टा पर है, गोदावरी और कृष्णा का डेल्टा जो कि मिल चुका है, उन दो डेल्टाओं के लगभग बीच में कौन है, कोलेरू लेक है। यहां से क्वेश्चन पूछता है वो, यूपीएससी ने नदियां पूछी, किन दो नदियों के बीच में कोलेरू लेक है। इतना समझ में आ गया। और एक पॉइंट और याद रखना कि जहां पर कृष्णा गिरती है वहां पर फॉल्स डेवी पॉइंट याद करना है आपने। क्या याद करना है, फॉल्स डेवी पॉइंट। ठीक है, सांबल सॉल्ट लेक, ये राजस्थान में है, भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय इनलैंड झील है। सांबर का आंसर कब देंगे, इसको पकड़ना पड़ेगा आपको, इनलैंड यानी अंतःस्थलीय, यानी सागर से नहीं मिली हुई है, जमीन के अंदर है। कितना क्लियर हो गया। ठीक है, आगे। केरला में लगून झीलों को कयाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कयाल कहा जाता है। अगला, हिमानी द्वारा निर्मित झीलें, ग्लेशियल लेक्स कौन कौन सी हैं। कुमाऊं हिमालय की अधिकांश झीलें ग्लेशियल लेक्स हैं, ग्लेशियर से बनी हुई झीलें हैं। इसके उदाहरण हैं राकसताल, नैनीताल, सातताल, भीमताल, नौकुचिया ताल, खुरपा ताल, समताल, पूना ताल, मालवा ताल, रूपकुंड, नरकंकालों की भूमि वाली झील कौन सी, रूपकुंड आदि। और इसमें एक और झील का उल्लेख करना चाहूंगा मैं, केदारनाथ से 8 किलोमीटर ऊपर जाना पड़ता है, उसका नाम है वासुकी ताल। क्या नाम है, वासुकी ताल। अगला डेस्टिनेशन वही है हमारा, कौन सा, वासुकी ताल। ठीक है, बहुत टफ है, टफ मतलब थोड़ा ऑक्सीजन की कमी होती है वहां पर, और चढ़ाई उतराई है, रास्ता बहुत अच्छा नहीं है, बिना गाइड के नहीं जा सकते। ठीक है, बिना गाइड और बिना पोर्टर के आप वहां नहीं जा सकते। चलिए, मतलब किसी स्थानीय व्यक्ति के साथ ही जाना चाहिए, अकेले नहीं चल देना। कई लोग जाते हैं वहां फंस जाते हैं, फिर परेशान करते हैं, फिर हेलीकॉप्टर को जाना पड़ता है लेने के लिए। तो हिमालय पे जाने के लिए आप पहले अभ्यस्त होने चाहिए, ये नहीं कि सीधे उठे और सीधे चल दिए आप। ठीक है, चलो। वायु द्वारा निर्मित झीलें, वायु से निर्मित झीलें कौन कौन सी, राजस्थान की सांबर लेक है, सांबर सॉल्ट लेक है, डिडवाना है, कुचामन है, सारगोल है, खाटू है, पंचभद्रा है। खाटू श्याम जी भी सुना होगा आपने, सुना है, इनकी पूजा की जाती है। खाटू आईएएस 2021 में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। पंचभद्रा, लूनकरनसर आदि आदि, ये सब क्या है, नमकीन झीलें हैं। कैसी हैं, और भी है लिस्ट, इसमें थोड़ा थोड़ा लिखा हुआ है इन्होंने, बट और भी है। इनसे नमक उत्पादन भी किया जाता है, सांबर सॉल्ट लेक से नमक का उत्पादन किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। कृत्रिम झीलें, मानव निर्मित झीलों को कृत्रिम झील कहते हैं। ये डैम के पास या मरुभूमि अथवा मैदानों में पेयजल की उपलब्धता व सिंचाई हेतु बनाए जाते हैं। जैसे उकाई झील किस पर है, तापी पर है, उकाई रिजर्वायर। तो उकाई रिजर्वायर के पीछे जो, मतलब उकाई डैम के पीछे जो रिजर्वायर है उसका नाम क्या है, उकाई झील। गोविंद सागर झील किसके पीछे है, गोविंद सागर झील कहां पर है बताइए। हाँ जी, नहीं नहीं, गोविंद सागर झील, गोविंद सागर झील कहीं आसपास होगी, गोविंद बल्लभ पंत के नाम पर होगी या गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पर होगी। रिहंद बांध,
रिहंद बांध के पीछे गोविंद सागर झील। अब ये पता कर लेना आपकी गोविंद सागर झील जो है गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पर है या गोविंद वल्लभ पंत के नाम पर है, क्योंकि गोविंद वल्लभ पंत फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे उत्तर प्रदेश के, उत्तराखंड के थे वो। कहाँ के थे? अब उस समय उत्तराखंड नहीं था, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश एक ही था, लेकिन उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत, है ना। उत्तराखंड में पढ़ते हैं आप कि साइमन गो बैक के नारे लग रहे थे, कुछ हो रहा था ना ऐसा, और नेहरू जी पर मतलब क्या हुआ, लाठी चार्ज हुआ, नेहरू जी पर बहुत बड़ा हमला होने वाला था। गोविंद वल्लभ पंत ने अपनी क्या कर दिया, गर्दन आगे कर दी, उनकी गर्दन पर डंडा पड़ा और उसकी वजह से उनकी गर्दन जो है काफी समय तक क्या रही, मतलब इंजर्ड रही। इनकी तो नेहरू जी को बचाने वाले जो व्यक्ति थे वो कौन थे? पंडित गोविंद वल्लभ पंत, है ना। बाद में वो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी बने। और उनको क्या कहा जाता है उत्तराखंड में, क्या पढ़ते हैं, क्या नाम दिया गया था उन्हें? गोविंद वल्लभ पंत जी के लिए उपनाम क्या है? हिमालय पुत्र। किसने कहा? नेहरू जी ही कहेंगे शायद, है ना। किसने कहा हिमालय पुत्र? चेक कर लो एक बार भाई, यहां से दिया गया हर स्टेटमेंट गलत नहीं होना चाहिए। नेहरू जी ने कहा था, बिल्कुल। ठीक है। और कोडई कनाल झील तमिलनाडु में है, कोडई कनाल झील कहाँ है? तमिलनाडु में। उसके बाद आगे बढ़िए। गोविंद वल्लभ पंत की जन्मस्थली कहाँ है? पंडित गोविंद वल्लभ पंत की जन्मस्थली कुमाऊं में कहा? अरे भाई, भारत रत्न मिला है उन्हें, उत्तराखंड के एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न मिला है। अल्मोड़ा में, पर्टिकुलर जगह का नाम बताइए। अल्मोड़ा काफी बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, खूंट गांव में, बिल्कुल। और ये बताइए कि इनको भारत रत्न कब मिला, पद्म अलंकरण? 1957। पद्म अलंकरण कब प्रारंभ किए गए थे? बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी ना। पद्म अलंकरण कब प्रारंभ किए गए थे? 1954 में मेरे ख्याल से, 1954 में। पहले 3 व्यक्ति कौन थे जिनको पद्म अलंकरण दिया गया? पद्म अलंकरण पहले समझ लीजिए, एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा सही क्रम क्या है पद्म अलंकरण का। सबसे बड़ा भारत रत्न होता है, क्या होता है? उसके बाद पद्म विभूषण होता है। जैसे जैसे नाम छोटा होता रहेगा वैसे वैसे उसकी वैल्यू भी कम होती रहेगी। भारत रत्न सबसे बड़ा, पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण, उसके बाद पद्मश्री लास्ट में। पद्मश्री बहुत सारे लोगों को मिलता है, लेकिन अगर आपने ये सुन लिया कि भारत रत्न मिला है तो बहुत बड़ी चीज है। क्या है? बहुत बड़ा अवार्ड मिला है, क्या? भारत रत्न। अगर पद्म विभूषण भी मिल गया किसी को तो ये समझ लीजिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है उसकी। किसी को पद्म भूषण मिल गया थोड़ा सा कम, पद्मश्री बहुत सारे लोगों को मिलता है। ठीक है। जो क्वेश्चन अधिकतर बनते हैं वो पद्म, भारत रत्न, पद्म विभूषण से बनते हैं। किससे बनते हैं? कभी कभी अगर उत्तराखंड के व्यक्ति को पद्म भूषण और पद्मश्री मिल जाएगा तो फिर वो उत्तराखंड में क्वेश्चन पूछा जाएगा। सारे नहीं याद करने पड़ते, उत्तराखंड के व्यक्तियों को याद करना पड़ता है, उनका क्षेत्र याद करना पड़ता है कि किस क्षेत्र में उन्हें पद्म भूषण, पद्म श्री या पद्म विभूषण प्राप्त हुआ है। इतना समझ में आ गया। मोरारजी देसाई के समय, जनता गवर्नमेंट के समय क्या हुआ कि बोला गया कि ये आर्टिकल 18 का उल्लंघन करता है। कौन? ये भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री क्या करते हैं? आर्टिकल 18 यानी उपाधियों का अंत, ये मूल अधिकार है। क्या है? कि मूल अधिकार का हनन होता है इससे। क्योंकि अगर हम किसी को भारत रत्न देते हैं तो क्या है कि जो हमारा पहला मूल अधिकार है वो क्या है? राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी 14 to 18। और 18वें नंबर का आर्टिकल बोलता है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। क्या बोलता है? उपाधियों का अंत। तो जब उपाधियों का अंत कर दिया गया तो ये फिर आप कैसे दे रहे हो? ऐसे में तो असमानता हो रही है। तो फिर क्या हुआ कि फिर बहुत सारी चर्चाएं हुई उस पर, कोर्ट में गया वो मामला। तो लास्ट में कोर्ट ने कहा कि ये क्या है, सामाजिक सेवा के लिए दिया जाता है, कोई भी व्यक्ति से अपने नाम के आगे नहीं लगा सकता। फिर इंदिरा गांधी जी बनी, बाद में प्राइम मिनिस्टर बनी, फिर दोबारा भारत रत्न वगैरह, पद्म विभूषण, पद्मश्री क्या हो गया, शुरू हो गया। इतना समझ में आ गया?
ठीक। तो कोई चीज जब शुरू होती है तो उसका आपने क्या करना, पूरा डिटेल पढ़ना है। एक बार तो इवन ये भी पूछा गया कि भारत रत्न में क्या दिया जाता है। एक पीपल का पत्ता होगा, क्या होगा, और वो पेड़ से तोड़ के नहीं दिया जाता, वो बनाते हैं किसी धातु से। किस धातु का बना होता है वो पीपल का पत्ता? हाँ जी, कॉपर का बना होता है। क्या लिखा होता है उसमें? हाँ जी, सत्य की सदैव विजय होगी, सत्यमेव जयते। भारत रत्न भी लिखा होता है, प्रशस्ति पत्र भी मिलता है, शॉल भी ओढ़ते होंगे जो राष्ट्रपति जब देते होंगे, है ना। तो जब भारत रत्न के बारे में किसी को भारत रत्न मिलेगा तो उसके बारे में डिटेल पढ़ लेना। यूपीएससी बहुत अंदर तक क्वेश्चन पूछती है। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, आगे। ये तो हो गई सब। एक बार मैप दिखा दो भाई, मैप नहीं दिखाते आप। देखो ना, वैसे तो बहुत सारी झीलें, लोकटक झील है आपकी, कहां पड़ती है लोकटक झील? मणिपुर में पड़ती है। एक किबुल लामझाओ है, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है वैसे, पर झील पर ही तो होगा तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, मणिपुर में। और आपके सोंगमो झील, चोलागू झील, बहुत सारी झीलें दे रखी है इसने। कौन कौन सी झील कहाँ है? बेरीनाग दे रखी है। बेरीनाग कहां पड़ता है बताइए? कौन सी नदी निकलती है बेरीनाग के निकट से? झेलम। मानस बल है, अनंतनाग है, शेषनाग झील है, वुलर झील है, डल झील है, जानसर है। राजस्थान में देखिए सांबर, पिछौला, राजसमंद, जयसमंद, फतेह सागर, डिडवाना, लून करनसर, लून करनसर, ये यहाँ पे। गुजरात में नल सरोवर। तो पूरी झीलों के बारे में इसने इस मैप में क्या कर दिया। तमिलनाडु में देखिए वीरणम झील है, और चेम्बर मवक्कम झील है, कोडे कनाल झील है। केरला में आपकी वेम्बनाड है, सास्ताम कोटा झील है, अष्टमुडी कयाल है, पेरियार है, पाराबुर कयाल है ना। और आपके कर्नाटक में बेलांदूर है, पंपा सरोवर है। ये सारी झीलें आपको इससे कवर होंगी। इससे मैप से लिखा हुआ कम है इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए भाई। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण झीलें, उकाई गुजरात में ताप्ती नदी पर स्थित मानव निर्मित झील है। राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, ये चंबल नदी पर एक डैम बनाए गए हैं, है ना। तो मध्य प्रदेश वालों ने तो रखे क्या, जवाहर सागर और गांधी सागर। और जो झील आपकी राजस्थान में पड़ती है उसका नाम है राणा प्रताप सागर। यानी चंबल पर 3 झीलें हैं बड़ी। राजस्थान वाली जो झील है उसका नाम आपका राणा प्रताप सागर है, और जो मध्य प्रदेश वाली साइड में है झीलें, उनका नाम क्या, गांधी सागर और जवाहर सागर। इतना समझ में आ गया? ऊपर जाइए, गोविंद सागर झील। यार ये तो भाखड़ा नागल बांध के पीछे बता रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने पूछा आपसे। ये गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पर है। और वो जो हमने पढ़ी रिहंद पर, वो किस पर पढ़ी? गोविंद बल्लभ पंत सागर, गोविंद बल्लभ पंत सागर। ठीक है, तो उसको क्लियर कर दीजिए भाई। और रिहंद किसकी ट्रिब्यूटरी है? सोन की ट्रिब्यूटरी है। रिहंद किस में मिलेगी? सोन में मिलेगी। सोन किस में मिलेगी? गंगा में मिलेगी। कहां पर मिलेगी? पटना में मिलेगी। कहां पर मिलेगी? पटना। गंगा, सोन और पुनपुन, पाटलिपुत्र। क्या? गंगा, सोन और पुनपुन के संगम के आसपास पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की। किसने की? उदयन ने की। कौन उदयन? उदयन तो 2 हुए, और भी हुए। अजात शत्रु के पुत्र उदयन ने की। किसने की? अजात शत्रु के पुत्र उदयन ने की। एक वत्सराज उदयन पढ़ते हैं, वो मत कर देना। अजात शत्रु के पुत्र उदयन ने की। किसकी स्थापना? पाटलिपुत्र। और उसका पुराना नाम क्या था? कुसुम ध्वज, कुसुम ध्वज, कुसुमपुर, पाटलिपुत्र का पुराना नाम है। चलो, तो ये फिर गोविंद सागर झील हिमाचल पर है। भाखड़ा बांध के पीछे बनी हुई विशाल झील है। और किस नदी पर है भाखड़ा नांगल बांध? सतलुज पर। किस पर है? और सतलुज का वैदिक नाम क्या? शतुद्री। पेरियार झील एक कृत्रिम झील है जिसका क्षेत्रफल 55 वर्ग किलोमीटर है। झील के जल वैगई नदी को प्राप्त होता है। इस झील का जल, ज्ञातव्य है कि इस झील की आपूर्ति पेरियार नदी करती है।
पेरियार नदी करती है, वैगई नदी को प्राप्त होता है। नागार्जुन सागर, मैंने कहा था जहां अर्जुन होंगे वहां कृष्ण होंगे। कृष्णा पर एक डैम है, उस पर नागार्जुन सागर बांध है, उस पर जो झील है वो क्या है, नागार्जुन सागर झील। फिर निजाम सागर आंध्र प्रदेश में है, मंजरा नदी पर। कहीं पर इसे मंजीरा लिखा होता है, कहीं पर मंजरा लिखा होता है, आपने मंजरा बोलना है। क्या बोलना है? पहले जब हमने पढ़ा था हैदराबाद के निकट मंजीरा इसमें मिल जाती तो मंजरा ही थी, ठीक है। मंजरा नदी एवं फिर तुंगभद्रा, कर्नाटक तुंगभद्रा नदी पर मानव निर्मित झील है। आगे बढ़िए। गोविंद बल्लभ पंत सागर, हाँ यही वो वाला गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पर है, 10वें गुरु, और ये गोविंद बल्लभ पंत सागर के नाम पर है। रिहंद नदी पर है। सोन की सहायक नदी, सोन की, उत्तर प्रदेश पीसीएस में क्वेश्चन पूछ चुका है, रिहंद किसकी ट्रिब्यूटरी है? आंसर सोन की ट्रिब्यूटरी। चलो आगे। स्टैनले जलप्रपात तमिलनाडु में कावेरी नदी पर बने मैटूर बांध के पीछे ये झील बनी। मैटूर बांध किस नदी पर है? कावेरी, ये क्वेश्चन बन चुका है। स्टैनले जलप्रपात कहां पर है? आंसर कावेरी नदी पर है। ये दोनों क्वेश्चन बन चुके हैं, स्टैनले जलप्रपात और मैटूर बांध। अगले, अब जो नए नए बच्चे हैं उन्हें लग रहा होगा इतना याद करना है, तो हाँ जी याद करना है। क्या करना है? क्योंकि अभी तक तो काम चल जाता था, एक दिन में गए, कॉलेज गए, हो गया, थोड़ा बहुत पढ़ा। इसमें अब कंपटीशन में ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। नए नए बछड़ों को बाघ से डर नहीं लगता, पहला पेपर देंगे अपने आप समझ में आ जाएगा कितना पढ़ना है, ठीक है। रोज के रोज मैंने कहा आपको बहुत सारे पॉइंट्स क्या करने हैं, याद करते हुए चलने हैं और पेपर प्रैक्टिस करनी है रोज के रोज। जितना पेपर प्रैक्टिस करोगे आपका प्री इतना स्ट्रांग होगा, जितना आप लिखोगे आपका मेंस उतना स्ट्रांग होगा। इतना क्लियर हो गया? ठीक। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश तमिलनाडु की सीमा पर स्थित यह झील 350 किलोमीटर क्षेत्र में फैला एक लगून झील है। श्रीहरिकोटा नामक द्वीप, बता चुका हूं मैं। इस झील पर सागर को अलग करता है। इस झील में गिरने वाली, ये इंपॉर्टेंट हो गया, फिर कौन सी नदियां गिरती है? अरणी, कलंगी, स्वर्णमुखी। अलगी, अरणी, कलंगी और स्वर्णमुखी नदी कहां गिरती हैं? आंसर पुलिकट झील में गिरती है। अरणी, कलंगी, और ये यूपीएससी के क्वेश्चन होते हैं ऐसे, ठीक है। उसको पता है, आपने पुलिकट झील पढ़ रखा होगा, आप उसको पता है श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। उसको क्या करना है? आपको रिजेक्ट करना है प्री में। प्री जो होता है वो सिलेक्ट करने के लिए नहीं होता है, चाहे वो लोक सेवा आयोग का हो चाहे संघ लोक सेवा आयोग का, वो होता है रिजेक्ट करने के लिए, आपको बाहर करने के लिए। आपने उस हद तक पढ़ना है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तक पढ़ना है कि आप प्री क्वालिफाई करके मेंस लिख सको। कई लोग हैं जो मेंस की तैयारी बहुत अच्छी होती है लेकिन प्री नहीं निकाल पाते। उदाहरण आपके सामने है, आईएएस के जो टॉपर्स हैं, जो बालिकाएं हैं, वो बता रही हैं कि हमारे दो प्री नहीं निकले हैं। कारण क्या है? कहीं ना कहीं पेपर प्रैक्टिस की कमी, यानी मॉक टेस्ट नहीं दिए, पढ़ तो लिया बहुत सारा, लेकिन क्या अपने आप को जांच नहीं की कि हम कितना कर पा रहे हैं प्री में। प्री में कई बार घुमा के देता है क्वेश्चन, मेंस में नहीं पड़ती इनकी जरूरत इतनी, अरणी, कलंगी, ये इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, प्री में घुमाएगा आपको। चलो आगे। सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र स्थित है। इस झील के पश्चिमी हिस्से में बकिंघम नहर है। यहां से क्वेश्चन बन चुका, यूपीएससी का क्वेश्चन है। बकिंघम नहर कौन सा? बकिंघम नहर कहां है? आंसर हाँ जी, पुलिकट। और बकिंघम पैलेस कहां है? लंदन में है। कहां है? लंदन में, ठीक है। आगे। लोकटक झील मणिपुर में है। यह मीठे पानी की पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है। पूर्वोत्तर भारत की, पूर्वोत्तर मतलब पूर्व और उत्तर, पूर्व मतलब ईस्ट, उत्तर मतलब नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, यह सबसे बड़ी झील कौन सी है? आंसर लोकटक लेक है। कौन सी है? इस झील में किबुल लामझाओ नामक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है और अपनी उत्पादकता और जैव विविधता, जैव विविधता बोलते हैं बायोडायवर्सिटी। क्या बोलते हैं? बायोडायवर्सिटी। कौन है बायोडायवर्सिटी के पापा? ईओ विल्सन। जैव विविधता के पिता कौन है? किसको बोलते हैं बायोडायवर्सिटी? 1 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर अगर बहुत किस्म के क्या फ्लोरा फौना हो जाएं, मतलब बहुत किस्म के पेड़ पौधे हो जाएं और बहुत किस्म के जीव जंतु हो जाएं, तो उसको क्या बोलते हैं? बायोडायवर्सिटी, ठीक है। फूलों की घाटी में जाइए, 1 किलोमीटर स्क्वायर में आपको 1000 प्रजातियों के फूल दिखेंगे, अलग अलग प्रजातियों के क्या जड़ी बूटियां, फूल। उन जगहों को संरक्षित करने की आवश्यकता है।
कुछ लोग मैं देख रहा हूं हिमालय पे जा रहे हैं, तोड़ रहे हैं फूल, फोटो खिंचा रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अरे भाई ये ड्रामे मत कीजिए। आप क्या कर रहे हो, इको सेंसिटिव जोन को क्या कर रहे हो, खराब कर रहे हो। बाग में जाने के भी आदब हुआ करते हैं, अदब बोलते हैं ना, बाग में जाने के भी अदब हुआ करते हैं। फूल पे बैठी हुई तितली को ना उड़ाया जाए। अगर आप किसी बाग में जा रहे हो और अगर आप अच्छे इंसान हो तो अगर किसी फूल पे तितली बैठी है तो उसको भी नहीं उड़ाना है, वो भी गुनाह है। क्या है? तो आप तो फूल तोड़ रहे हो, वहां जड़ी बूटियों के साथ क्या कर रहे हो, और कुछ ने तो खोद डाला पूरा का पूरा, बुग्याल जिसे बोलते। तो भाई ऐसा मत करो, ऐसे लोग मत आओ, वो ज्यादा बेटर है। अपनी उत्पादकता और जैव विविधता के लिए, अपनी उत्पादकता और जैव विविधता के कारण यह झील मणिपुर की जीवन रेखा कहलाती है। मणिपुर की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? लोकटक झील। एक सिंगर थे यहाँ के बहुत पहले, भूपेन हजारिका। जरा चेक करना भूपेन हजारिका कहाँ के थे। ऊंचे नीचे रास्तों पे डोला लिए जाते हैं, राजा महाराजाओं का डोला, ऐसा गाना था उनका। लता जी को अगर किसी ने डांट लगाई, लता दीदी को, मतलब डांट मतलब उनसे ऊपर अगर कोई था तो भूपेन हजारिका थे। वो बताती हैं दीदी एक इंटरव्यू में, उनको किसी वाद्य यंत्र की आवश्यकता नहीं थी भूपेन हजारिका को, लेकिन वही है, घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध। वो रिस्पेक्ट नहीं मिल पाई उन्हें, हालांकि बाद में मिली, लेकिन बहुत समय तक बुढ़ापे में जाके मिली। देखिए कहां के थे वो, असोम के थे, लेकिन वो इस पूरे क्षेत्रों के बारे में कुछ गाते थे। लोकटक लेक पर भी उन्होंने कुछ गाना गाया है ना। उनके गानों को जब हम सुनते थे तो ऐसा कुछ याद आ रहा है कि लोकटक पर भी उन्होंने क्या किया है, मणिपुर की लोकटक लेक पर। चलो असोम के थे पक्का, ठीक है। क्या मिला था उन्हें? हाँ, भारत रत्न मिला था, मिला था ना। ये कैसा मुल्क है, ये कैसी रीत है, याद करते हैं यहाँ लोग क्यों मरने के बाद। चलो जी आगे, वेम्बनाड झील। वेम्बनाड झील केरल में स्थित है। कहां पर है? सबसे लंबी लेक है भारत की, सबसे लंबी लेक है। इसी झील पर वेलिंगटन द्वीप है। यहां से क्वेश्चन बना हुआ यूपीएससी का। वेलिंगटन द्वीप किस झील पर है? आंसर वेम्बनाड झील पर है, जहां पर नौकायन प्रतियोगिता होती है। लंबी झीलें हैं तो लंबी लंबी नौकाएं होती हैं, नौका दौड़ होती है। बाकी एक फॉर्मूला बताया था मैंने, ओके पीटी। क्या बताया था? ओणम केरल, पोंगल तमिलनाडु। ओणम कहाँ का त्योहार है? केरला का। और पोंगल कहाँ का है? तमिलनाडु का। ओके पीटी याद कर लो, हमेशा के लिए याद हो जाएगा, है ना। और शायद ओणम के अवसर पर ही नौका प्रतियोगिता होती है, यहाँ पर होती है। और इतने में ही समाप्त नहीं होती यूपीएससी की, ओणम कहाँ का? केरल का। ओणम के भी प्रकार पूछेगी, कितने प्रकार के ओणम, मतलब कितने अलग अलग प्रकार के होंगे ना, तो पूछेगी आपसे, कारण पूछेगी क्यों मनाया जाता है, क्या ओणम क्यों मनाया जाता है, पोंगल क्यों मनाया जाता है, उसके पीछे की जो वजह है, परंपराएं हैं, वो क्यों है। ठीक है जी, कहां पहुंचे? भारत की सबसे लंबी झील ये हो गई। यह केरल के कोट्टायम, केरल के कोट्टायम, अलपुझा और एर्नाकुलम जिलों की सीमाओं को स्पर्श करती है। किस किस को स्पर्श करती है? कोट्टायम, अलपुझा और एर्नाकुलम जिलों की सीमाओं को स्पर्श करती है। क्या ये एर्नाकुलम नाम सुना है आपने पहले? एर्नाकुलम नाम सुना है? क्यों सुना है? हाँ जी, क्या हाई कोर्ट है यहां पर केरल का? हाँ तो बोलिए ना, केरला का हाई कोर्ट है। अगर मैं आपसे पूछूं नैनीताल नाम सुना है तो आप बोलेंगे हाँ जी सुना है। मैं पूछूंगा उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में नैनीताल क्यों इंपॉर्टेंट है, तो सबसे बड़ी एक स्तंभ जो है हमारी जुडिशरी का, वो कहां पर है? नैनीताल में है। हालांकि अब उसे हल्द्वानी में क्या किया जा रहा है? माननीय उच्च न्यायालय को हल्द्वानी में शिफ्ट किया जा रहा है, शायद, पता है इतना? ठीक। आपने देश के सारे उन हाई कोर्ट्स की भी लिस्ट बनानी है जो अपनी राजधानी में नहीं है। जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट, जैसे उत्तर प्रदेश का जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है वो लखनऊ में नहीं है, वो इलाहाबाद में है। उत्तराखंड का जो है वो क्या है? देहरादून में नहीं है, नैनीताल में है। छत्तीसगढ़ का आपका, छत्तीसगढ़ की राजधानी में नहीं है, बिलासपुर में है। तो एक लिस्ट बना दीजिए जो अपनी राजधानियों में नहीं है, क्योंकि 4 स्तंभ होते हैं,
उसमें से एक स्तंभ जुडिशरी है। जो जुडिशरी अपने क्या बोलते हैं राजधानी में नहीं है उनकी लिस्ट बना दीजिए। कितने हाई कोर्ट है टोटल? 25 हाई कोर्ट है, और इनमें से कितने हाई कोर्ट ऐसे हैं जो अपनी राजधानी में नहीं है? यक्ष प्रश्न, किम कर्तव्य विमूढ़। हाँ, तो मेरा काम यही है, प्रश्न पूछना आपसे, आपको वहां तक पहुंचाना जहां पर आप नहीं सोच रहे हो। ढूंढिए और मुझे बताइए कितने हाई कोर्ट ऐसे हैं देश के जो अपनी राजधानी में नहीं है। तब तक मैं आगे बढ़ता हूं। यह केरल के कोट्टायम, मलपुजा और एर्नाकुलम जिलों की सीमाओं को स्पर्श करती है। इस झील में गिरने वाली प्रमुख नदियां पेंबा और पेरियार है। इसमें वेम्बनाड में जो दो नदियां गिरती हैं बड़ी, वो कौन कौन सी? पेंबा और पेरियार। इसके पूर्वी तट पर कुमारकोम पक्षी अभयारण्य तथा उत्तरी तट पर कोच्चि बंदरगाह अवस्थित है। कोच्चि बंदरगाह अवस्थित है। कुमारकोम पक्षी अभयारण्य, भैया पक्षी अभयारण्य जहां जहां पर होंगे उनकी एक अलग लिस्ट बना दीजिए। कुमारकोम पक्षी अभयारण्य कहाँ है? ये केरला में है। ऐसे ही मैंने आपको बताया था केवलादेव ऑब्लिक घाना बर्ड सेंचुरी कहां पर है? आंसर घाना याद आया, केवलादेव याद आया। आपको तो बताया भी था मैंने कि भाई मैं गया हूं वहां पर। केवलादेव ऑब्लिक घाना चेक कर लिया? चेक करके बताइए। ऐसे एक सलीम अली पक्षी विहार है। करिए, अपने दिव्यास्त्रों का प्रयोग कीजिए। ये आपके दिव्यास्त्र में जब्त कर लूंगा। हाँ जी बालक, इसको उठा के ढूंढना शुरू कर दीजिए, नहीं तो ये जब्त हो जाएगा और फिर घर वाले जब पूछेंगे मेरे से तो मैं बता दूंगा कि इसका प्रयोग नहीं किया जा रहा है। सलीम अली बर्ड सेंचुरी आपकी कहां है? गोवा में है। सलीम अली बहुत बड़े पक्षी विज्ञानी थे, उनके नाम पर यह है। ऐसे ही मैंने कहा आपसे, क्या इससे पहले क्या पूछा? घाना ऑब्लिक केवलादेव बर्ड सेंचुरी कहां पर है? राजस्थान में है। ऐसे ही मैंने कहा कुमारकोम पक्षी अभयारण्य कहां पर है? आंसर केरला में है। केरला में है। और अगर मैं पूछूं बानेरघट्टा तितली उद्यान कहां है? आईएएस का क्वेश्चन है, बानेरघट्टा तितली उद्यान। अरे बच्चों, आपने सुने हैं ये नाम कभी? सुने हैं? हाँ जी, कर्नाटक में है। किस जगह पे है कर्नाटक में? डिस्ट्रिक्ट बताइए मुझे। बानेरघट्टा तितली उद्यान बेंगलुरु। हाँ जी। और मैंने आपको बताया भी था कि यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा, उसने 4 दिए, उसने कहा उत्तर से दक्षिण में क्रम लगाओ, और अधिकतर लोगों ने क्या कर दिया? चेन्नई को लास्ट में रख दिया। चेन्नई ऊपर है, लैटिट्यूडनल पोजीशन में चेन्नई की स्थिति ऊपर है, बेंगलुरु की स्थिति नीचे। कुछ याद आ रहा है? हाँ जी, बार बार बोल रहा हूं। तो लैटिट्यूडनल पोजीशन भी देखनी है आपने। चेन्नई ऊपर, बेंगलुरु नीचे, कर्नाटक की राजधानी। लेकिन मोटा मोटा जब हम देखते हैं मैप को तो ऐसा लगता है चेन्नई नीचे होगा, नहीं है। इसीलिए यूपीएससी ने पूछा वहां से। क्या किया? उत्तरी तट पर कोच्चि बंदरगाह अवस्थित है। कोच्चि, क्वीन ऑफ अरेबियन सी, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? कोच्चि को। और यहां पर क्या है? नौसेना का अभी क्या है, मतलब नेवल बेस होगा यहां पर। वहां पर कोच्चि में। नए राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 27 EW का कुछ हिस्सा इस झील से होकर गुजरता है। भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे नंबर 47A, आगे, जिसे वर्तमान में किसने खींची है फोटो? जिसे NH 966B भी कहते हैं, वेलिंगटन द्वीप पर अवस्थित है। यही है इसका अगला पॉइंट। हाँ जी, हाँ यही है, ठीक है। बाकी परीक्षा दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्या है कि सब सर्वाधिक खारे पानी वाली झील कौन सी? हमारी सांबर सॉल्ट लेक है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? वुलर है। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? ये सब क्वेश्चन बन चुके हैं दरअसल। तुलबुल परियोजना किस झील पर अवस्थित है? वुलर या झेलम भी बोल सकते हैं आप। झेलम नदी है, वुलर झील है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद बल्लभ पंत सागर, रिहंद नदी पर। और रिहंद सोन की ट्रिब्यूटरी है।
कौन सी झील भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर? चोलामू झील सिक्किम। कौन सी? चोलामू झील सिक्किम। और विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील? टिटिकाका तो हाईएस्ट नेविगेबल लेक है, पेरू और बोलीविया की बॉर्डर पर है, दक्षिण अमेरिका में है। साउथ अमेरिका या लैटिन अमेरिका में अगर आप जाओगे तो वहां पे दो देश मिलेंगे आपको, पेरू और बोलीविया। ठीक है, वहां पर विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है साउथ अमेरिका में। कौन सी? एंडीज है। एंडीज माउंटेन रेंज के ही आसपास आपकी लेक टिटिकाका पड़ती है, जिसको हाईएस्ट नेविगेबल लेक बोलते हैं। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित ऐसी झील जिस पर नौ संचालन होता है, स्टीमर चलते हैं जिसमें बड़े बड़े। क्या चलते हैं? क्लास के बाद मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा उसका, ठीक है, कि टिटिकाका कैसी झील है। लेकिन मैं आपसे क्वेश्चन पूछा कि सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है। किसी जमाने में हम लोग ये पढ़ते थे कि टिसा सिकरू तिब्बत में एक झील है जिसको सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कहा जाता था। याद आया कुछ? या चेक कीजिए टिसा सिकरू अभी भी है या कोई नई झील मिल गई है। कोडई कैनाल किस प्रकार की झील है? कृत्रिम झील है, तमिलनाडु में। आईएएस 2018 में पूछ चुका है। ऐसी तो क्वेश्चन पूछने हैं भाई, उसने पढ़ लो, क्या दिक्कत है। कौन सा जेसीबी और पोकलेन चलाना है ऑल वेदर रोड पर? क्या करना है? बैठना है और पढ़ना है। और ये भी नहीं हो पा रहा है तो फिर तो शुक्र है कि पहला जब फिल्टर लगा 12वीं के बाद तो वो साइंस वाले बच्चे निकल गए। कौन? अरे भाई कठिन होता है साइंस पढ़ना। आईआईटीएन निकल चुके, आपके नीट वाले निकल चुके, जिन्होंने आपको कंपटीशन देना था वो तो जा चुके। अब जो सेकंड फिल्टर लगना है वो ग्रेजुएशन के बाद लगना है, 21वें साल में। क्या लगना है? और एक खुशकिस्मती है आपकी कि इसमें 8 सब्जेक्ट है। क्या है? अगर इसमें साइंस होता तो तोते उड़ जाते। फिर क्या उड़ जाते? तो ये आप खुशकिस्मत लोग हो कि आपने जीवन को थोड़ा अच्छे से जी लिया ग्रेजुएशन तक, और अब 21 साल के होने वाले हो। उससे पहले पहले क्या कर दो? क्या करना है? 8 सब्जेक्ट है सारे। क्या है? ज्योग्राफी है, मजा आ रहा है पढ़ने में। कभी जाओगे इस स्टेट में तो पहले से सब कुछ पता होगा आपको, क्या क्या देखना है। गाइड करने की आवश्यकता नहीं होगी, उसका भी पैसा बचेगा। कहाँ जाना है भाई? हम राजस्थान जा रहे हैं, हमें जयसमंद, राजसमंद, पुष्कर, है ना, पिछौला, और क्या बोलते हैं, उदयपुर जाना है, झीलों के पहले से पता है आपको सब कुछ। हमें वहां झुंझुनू जाना है, तांबे की खान देखनी है। झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में कौन सी? खेतड़ी। हमें कहाँ जाना है? पाकिस्तान से लगे हुए 4 जिले पैदल चलने हैं हमने। कैसे चलने हैं? श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। दूर चलना, कहीं गोली लग जाए। दूर दूर हम क्या करेंगे? रिकॉर्ड बनाओ ना अपने नाम पर कि हम राजस्थान के उन 4 जिलों पर अपने भी कदम रखेंगे जहां कभी हमारे पूर्वजों ने क्या की होगी, रक्षा की होगी आक्रांताओं से। उन 4 जिलों को कवर करूंगा। करते हैं। एक तो आपकी क्या होती है? मैराथन होती है। आईएएस में पूछा मैराथन कितने किलोमीटर की होती है? 42.195 किलोमीटर की होती है। कितने की होती है? 42.195 किलोमीटर की होती है। लेकिन कुछ लोग अपने जीवन में कुछ अलग हासिल करने के लिए क्या करते हैं? वो बोलते हैं कि हम अफ्रीका में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साथ साथ चलते रहेंगे। कुछ लोग बोलते हैं हम ऑस्ट्रेलिया का पूरा चक्कर काटेंगे, कि चाहे कितने भी साल लग जाएं। अल्ट्रा मैराथन बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? अल्ट्रा मैराथन। वो अलग ही लोग होते हैं। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि अल्ट्रा मैराथन कीजिए, पर मैं ये कह रहा हूं कि जीवन में जब मौका मिले साल भर में एक बार घूमने जरूर जाएं। पहले अपने देश को देख लें, पहले अपने प्रदेश को देखें, फिर देश को देखें। ठीक है? 1 हफ्ता निकाल लीजिए, क्या दिक्कत है। और बाकी जम के पढ़िए। ये कहाँ पहुंच गए हम? डल झील, मानसबल। कुछ क्वेश्चन दिया था मैंने ढूंढने के लिए, क्या था वो? त्रिचो, नेपाल। ठीक है, चेक कर लीजिएगा उसे, क्योंकि मैं बहुत पुराना, मैं साविंदर सिंह की बुक से बता रहा हूं कि बहुत पहले ऐसा लिखा हुआ था, टिसा सिकरू सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है विश्व की। अब हो सकता है नए वो हो गए हो, तो अब नया नया पढ़ना पड़ेगा आपको। डल झील, मानसबल, शेषनाग, अनंतनाग, गांधारबल, आछाबल, बेरीनाग, नागिन झील जम्मू कश्मीर में, उदय सागर, पिछौला, फतेह सागर, जयसमंद, राजसमंद राजस्थान में, हुसैन सागर झील तेलंगाना में। झील 2 नगरों के मध्य, हैदराबाद, और इसे ट्विन सिटी बोलते हैं, हैदराबाद सिकंदराबाद को क्या बोलते हैं?
जुड़वा नगर बोलते हैं। इनके बीच में एक झील है, ये किसी पेपर में पूछा गया था कौन सी झील है, आंसर हुसैन सागर है। हुसैन सागर झील में मूसी नदी का जल गिरता है। क्या गिरता है, कहां से प्राप्त होता है उसे, मूसी नदी से। आगे बढ़ो। गुरु डोंगमर और चोलामू झील सिक्किम में स्थित है। चोलामू सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है भारत की, ठीक है। बिलांदूर झील एवं पंपा सरोवर हम्पी झील कर्नाटक में स्थित है। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी और विजयनगर साम्राज्य के बारे में बहुत समय तक हमें पता नहीं था। वो तो एक सेवेल ने एक किताब लिखी फॉरगॉटन एम्पायर, तब जाके विजयनगर की हिस्ट्री हमको पता चली, ठीक है। रूपकुंड झील, यहां पर तो मैं इंस्टीट्यूट के बच्चों को ले गया हूं और नंदा राजजात यात्रा भी यहीं से होकर जाती है। विश्व की सबसे लंबी धार्मिक यात्रा 280 किलोमीटर की। कहां से शुरू होती है, नौटी गांव बोलते हैं, कांसुआ के कुंवर कराते हैं उसको, इसीलिए राजजात कहा जाता है। चौसिंगा खाडू होता है, 4 सिंग वाला मेढ़ा होता है, उसके गले में एक थैला होता है, उसको गेरुआ फाचर कहा जाता है, ठीक है। वहां से स्टार्ट होकर नौटियालों की, सेम वालों की, सुना है नेगी जी का गाना, नौटियालों की और सेम वालों की। तो मैं, हमारे पूर्वज कभी कहां से रहे होंगे, सेम से रहे होंगे। ये अलग बात है कि अब रुद्रप्रयाग में हमारा क्या है, गांव है। तो नौटी गांव से शुरू होती, गांव गांव जाती है, बहुत बड़ा, इसको बोलते हैं हिमालयी कुंभ बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, जैसे कुंभ की महत्ता है देश में, वैसे उत्तराखंड में नंदा राजजात की महत्ता है, ठीक है। नौटी गांव से स्टार्ट हुई, कांसुआ से स्टार्ट हुई और कहां तक गई, होमकुंड तक जाती है। ध्यान रखना, एक हेमकुंड साहब है, वो अलग है। वो क्या है, वो गोविंद घाट से ऊपर जब आप जाएंगे घांगरिया होते हुए, तब जाके आप हेमकुंड पहुंचेंगे। ये वाली यात्रा जो है ये कहां से, नौटी गांव से शुरू होती है, फिर ये लेकिन सड़क 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 चलती रहती है, गांव गांव में जाती है। उसके बाद एक फिर गांव पड़ता है, जगह पड़ती है लोहाजंग। लोहाजंग से कच्ची सड़क, अब हो सकता है पक्की हो गई, उस समय कच्ची थी। वाण आखिरी गांव है, वाण से फिर पैदल जाना पड़ता है। वाण के बाद आबादी नहीं है, ठीक है। वाण के बाद कई पड़ाव पड़ते हैं, नंदा राजजात के कई पड़ाव होते हैं। उसके बाद बेदनी बुग्याल आता है, जो कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल है, ठीक है। और बीच में रास्ते में बहुत सारे, अब स्थान में बता दूंगा उत्तराखंड पढ़ाते हुए। एक स्थान आता है जहां पर नचौनिया पातर, जहां पर राजा यश धवल और रानी बल्पा का संतान हुई मेरे ख्याल से। तो वहां पे नाचने गाने वाली महिलाओं को डांस वांस करवाया, जिसकी वजह से देवी रुष्ट हो गई। उसके बाद क्या कि उससे आगे नचौनिया पातर से महिलाओं का जाना वर्जित है। लेकिन अगर देखा जाए तो प्रशासन में आज जाती हैं, जो एसडीआरएफ एनडीआरएफ एसडीआरएफ की जो महिलाएं हैं वो जाती हैं, जाना पड़ता है, ड्यूटी करनी है, ठीक है। पहले पुरानी परंपराएं थी। फिर उसके आगे जाके भगवा बासा का मतलब होता है बाघ का वास। वहां पर हो सकता है, जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि मुझे दर्शन हुए हैं स्नो लेपर्ड के, है ना। टेंट हमने वहीं पे लगाया था कभी किसी जमाने में। उसके बाद आगे जाएंगे आप तो फिर रूपकुंड है, नरकंकालों की भूमि है। 7, 8 फुट 9 फुट ऊंचे हाइट के आपको कंकाल मिलते हैं वहां पर, ठीक है। फिर ज्योरा गली आती है। ज्योरा गली ही सबसे कठिन माना जाता है। ज्योरा मतलब गढ़वाली में बोलते हैं यमराज की गली। क्या बोलते हैं, ज्योरा मतलब यमराज की गली। वहां पे हाइट ज्यादा है, थोड़ा दिक्कत होती है क्या लेने में, सांस लेने में, इसलिए बोला गया ज्योरा गली, समझ में। और फिर वो होम कुंड में जाके पूजा अर्चना की जाती है, मेढ़े को छोड़ दिया जाता है और फिर वो नंद प्रयाग घाट में उतरते हैं वो लोग। चढ़ते कहां से, वाण से, और पूरा एक चक्कर काट के। कठिन यात्रा है, तभी जाएं जब आप फिट हो, ठीक है। वैसे सरकार की व्यवस्थाएं पूरी होती है। 2000 कब है, 26 में है, ठीक है। मैं तो जाऊंगा ही, आप लोगों को भी आना हो तो आप आ सकते हैं अपनी क्षमताओं के हिसाब से, ठीक है। एक और होती बड़ी यात्रा गांवों को समझने के लिए उत्तराखंड में, कौन सी, अराकोट अस्कोट यात्रा। कितने दिन की होती है, कौन कराता है, पहाड़ नामक संस्था कराती है। कौन है उसके मेन, शेखर पाठक, डॉक्टर शेखर पाठक जी। अराकोट कहां पड़ता है, पिथौरागढ़ में। अस्कोट कहां पड़ता है,
अस्कोट पिथौरागढ़ में पड़ता है, अराकोट कहां पड़ता है? उत्तरकाशी में, यानी ऊपर ऊपर चलती है पूरे गांव से, है ना। जिस किसी का वेट 100 किलो से ज्यादा हो, इस यात्रा को ज्वाइन कर ले। जब आप वापस आओगे तो अपने आप पाओगे कि आपका कम से कम 15 किलो वेट क्या हो गया है, कम हो गया। डाइटिंग करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे उत्तराखंड में बहुत कुछ है। अस्कोट अराकोट यात्रा ज्वाइन कीजिए, चलते 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 आप अपने आप आपका वेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। खाने पीने का सब मिलेगा, खूब खाओगे आप, लेकिन वेट कम हो जाएगा। 45 दिन की यात्रा होती है। कितनी? 45 दिन की यात्रा होती है। चलिए जी, रूपकुंड से याद आया, नरकंकालों की भूमि वाली सामने नंदा घुमती दिखती है, ठीक है। नंदाकिनी नदी निकलती है। नंदाकिनी नदी में इस झील का जल गिरता है, मतलब झरनों के माध्यम से जो भी है, इसलिए नंदाकिनी का जल देवताओं पर नहीं चढ़ाया जाता है। क्वेश्चन बना हुआ उत्तराखंड में। उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में देवल में स्थित एक हिमानी झील है, ग्लेशियल लेक है। इस झील के किनारे सैकड़ों मानव कंकालों के मिलने के कारण इसे रहस्यमयी झील या मानव कंकाल झील की संज्ञा प्रदान की गई है। इसे 1942 ईस्वी में H.K. माधवन नामक रेंजर ने खोजा था। हाईलाइट कीजिए H.K. माधवन। और फिर दोबारा बता रहा हूं, अरे भाई नरकंकाल पड़े हुए हैं, क्या करोगे उन हड्डियों को ले जाके? कुछ लोग उन नरकंकालों को क्या करते हैं, घर लेके जाते हैं। क्या दिखाना चाह रहे हो आप, क्यों कर रहे हो ऐसा? हमारे यहाँ की संस्कृति है वो। आप चलो वैज्ञानिक ले जा रहे हैं, ठीक है, कार्बन डेटिंग निकालेंगे, बताएंगे कि क्या कितने पुराने हैं, क्या पुराने, क्योंकि पहले बहुत सारी बातें हुई। वो तो बाद में जो महिलाएं गा रही थी, किसी अंग्रेज की नजर पड़ी कि ये क्या गा रही है, तब पता चला क्या, ओहो ये तो राजा यश धवल और रानी बल्पा वही है जो मतलब वंश दर वंश क्या हो रहा था, गाते हुए आ रही थी महिलाएं। जब नहीं पता चला किसके कंकाल हैं, तब जाके पता चला भाई ये तो क्या है, कहानी ऐसी ऐसी है। तो पूरा इतिहास जो था वो उन गानों में था जो स्थानीय भाषा में क्या कर रही थी, महिलाएं गा रही थी। तब जाके आपकी किताब में लिखा गया। समझ में आया? ठीक है। H.K. माधवन नामक रेंजर ने खोजा था। ऐसे पता नहीं कितनी झीलें हैं। जैसे आप अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था मैं, वासुकी ताल, ऐसे न जाने कितने ताल हैं। कहां? हिमालय पर, ठीक है। और एक समस्या और है, सिस्मिक जोन पर है। अगर कोई भी ताल दोबारा फूटा तो फिर दोबारा एक बड़ी आपदा क्या हो सकती है, इस राज्य में आ सकती है। जिस ताल की वजह से केदारनाथ में आपदा आई थी, उस ताल को मैंने अपनी आंखों से देखा था। चौराबाड़ी ताल बोलते थे उसको। क्या बोलते थे? केदारनाथ से 2 किलोमीटर ऊपर जाना पड़ता था खाली। सारे लोग नहीं जाते थे उस टाइम पर, हम लोग गए, हमने देखा। गांधी सरोवर बोलते थे उसको। क्या बोलते थे? गांधी जी की अस्थियों को विसर्जित किया गया था, इसलिए उसको गांधी सरोवर बोलते थे। वैसे उसका नाम क्या था? चौराबाड़ी ताल। जब मैंने उस टाइम पर भी देखा था, बहुत साल पहले की बात है, उस समय मैं ज्योग्राफी का इतना ज्ञान नहीं था, तब भी मैंने सोचा था अगर ये कहीं से कुछ हो गया तो, क्योंकि वो उसकी स्थिति ऐसी थी कि वो कभी भी क्या हो सकता था, टूट सकता था। और ऐसा ही हुआ, वो ताल टूटा, जिसकी वजह से क्या हुई, हिमालयन सुनामी आई। चले जी आगे। लोनार झील एकमात्र क्रेटर लेक बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में है, कल दिखाई थी मैंने। दूसरा पोवई झील मुंबई, गोरेवाड़ा झील नागपुर, सलीम अली सरोवर झील औरंगाबाद। सलीम अली बड़े पक्षी विज्ञानी थे, उनके नाम पर है। सरोवर झील कहां? औरंगाबाद, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। पाला झील मिजोरम में स्थित है। उमियम झील मेघालय के शिलोंग में स्थित है। नल सरोवर एवं नारायण सरोवर झील गुजरात में स्थित है। सूरज कुंड झील हरियाणा में स्थित है। सूरज कुंड का मेला भी लगता है पशुओं के लिए है, पशु मेला, है ना, ठीक है। चपनाला झील असम में अवस्थित है। भैंस ध्यान से खरीदना, अगर भैंस खरीद रहे हो तो काली भैंस सबसे अच्छी मानी जाती है। कई बार मेहंदी लगा के लाते हैं वो बुरी भैंस पे, क्या, और लगती काली है बिल्कुल। फिर नलाओगे आप उस भैंस को, पता चला वो अंदर से क्या, बाद में जब रंग निकल जाएगा तो पता चला भूरी भैंस को हमने क्या किया, काली भैंस समझकर। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? चलो ये तो मजाक है। चपनाला झील हुआ ऐसा, कहीं वाकया हुआ, भैंसे बेची गई तो बिल्कुल काला, कुछ मेहंदी वेंदी लगा के भेजा गया। बाद में वो भैंसे क्या, उन पर जो बाल निकले वो कैसे निकले। जैसे हमारे उत्तराखंड में भी काली गाय को बहुत पसंद किया जाता, मतलब सबसे अच्छी गाय जो मानी जाती है वो क्या मानी जाती है? काली गाय। क्यों मानी जाती होगी?
हाँ, सूरज की किरणों को, सूरज की जो क्या बोलते हैं, किरणों को अवशोषित करने का जो काम करता है वो आदर्श कृष्णिका करता है। कोई भी वस्तु आदर्श कृष्णिका नहीं होती, ब्लैक बॉडी नहीं होती है, लेकिन काले रंग को फिर भी माना जाता है। तो जो काली गाय होगी वो चरने जाएगी तो उसको सूरज की किरणों की मात्रा क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी, विटामिन डी अच्छा होगा, उसका दूध भी क्या होगा, अच्छा होगा। आज के जमाने में, जिस जमाने में हम लोग और आप लोग रह रहे हैं कि जीवन ऐसा हो गया है कि सूरज की किरणें देखनी क्या हो गई, अभी डॉक्टर के पास चेक करा लो, विटामिन डी डेफिशिएंसी निकलेगी आप सभी। क्या निकलेगी? क्योंकि सूरज देखना ही नहीं है ना। बचपन में घर वालों ने कहा मत जाओ काले हो जाओगे, और अब तो मजबूरी हो गई क्योंकि 7 बजे से लेके और 1 बजे तक यहीं बैठना है। और कभी कभी कुछ बच्चे 4 बजे तक बैठेंगे, तो सूरज कब देखेंगे? और जब नहीं देखेंगे तो क्या होगा, विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी। फिर आपको सैसे पीने पड़ेंगे 1 महीने में 4, तब जाके आपके हाथ पैरों का दर्द सही होगा। अभी तो युवा हो, अभी पता नहीं चलेगा। चलो आगे। तो भाई सूरज भी देखते रहिए सुबह का। नल सरोवर हो गया, नारायण सरोवर झील गुजरात में स्थित है, सूरजकुंड झील हरियाणा में, चपनाला झील असम में अवस्थित है। यह नौगांव कस्बे से 33 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अंचार झील जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में अवस्थित है। अंचार झील को हाईलाइट कीजिए, यह यूपी पीसीएस में पूछा जा चुका है। राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना, इस परियोजना का आरंभ केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जून 2001 में किया गया था। इसके अंतर्गत 14 राज्यों की कुल 58 झीलों के संरक्षण हेतु स्वीकृत 2009 तक प्रदान की गई थी। हाल ही में इस सूची में ऊटी तथा भीमताल को भी शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश पीसीएस 2010 में पूछा गया था। ऊटी उटक मंडलम और भीमताल का नैनीताल वाली झील को भी शामिल किया गया। आगे बढ़िए। बाकी ये सब लिस्ट दे रखी है, इसको आपने याद करना है, लिखा हुआ दिखाइए अब। नक्की झील राजस्थान में, जिस पर भी स्टार बना है, ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। डीडवाना झील राजस्थान, नक्की झील राजस्थान, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश, पुलिकट झील तमिलनाडु, वेम्बनाड, अष्टमुडी, पेरियार, चिल्का, लुनार, लोकटक। जितना आप बोलोगे पहली बार में बड़ी दिक्कत होगी, लेकिन बोलते 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 धीरे धीरे आपका दिमाग अपने आप आपको क्या करेगा, वहां पर लेके जाएगा और आपका आंसर सही होगा, आपको 1 नंबर मिलेगा और आप क्या करोगे, उच्च पदों को प्राप्त करोगे। ठीक है, चलो जी आगे दिखाइए क्या है। देश के प्रमुख जलप्रपात, जब नदियों का जल ऊंचाई से खड़े ढाल से अत्यधिक वेग से नीचे गिरता है तो उसे जलप्रपात कहते हैं। क्या कहते हैं? कितना थोड़ा सा ही होगा कि बहुत बड़ा है? हा? 1 पेज है, जल्दी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़िए। जलप्रपात कहते हैं, देश में जलप्रपातों की संख्या नगण्य है, सभी जलप्रपात छोटे हैं, ये अधिकांश दक्षिण भारत में ही पाए जाते हैं। देश के प्रमुख जलप्रपात निम्न है। जोग फॉल, गुड़सप्पा, महात्मा गांधी जलप्रपात कर्नाटक, सारावती नदी, यहां से क्वेश्चन बन चुका है। जोग फॉल किस नदी पर है? सारावती नदी पर है। आगे बढ़िए। इस जलप्रपात के निर्माण में राजा रानी रॉकेट रोरर दाम, राजा रॉकेट रोरर दाम, ये दाम बता रखा है। जब क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था तब राजा रानी रॉकेट रोरर कुछ ऐसा करके आया था, तो उसमें पूछा था कौन सा गलत है। राजा रॉकेट रोरर दाम, इन 4 को हाईलाइट कीजिए, यूपीएससी का क्वेश्चन रहा है। बलाचे, दाम बलाचे एक साथ बोलते हैं, दाम बलाचे नामक 4 जलप्रपातों का योगदान है। चौड़ाई की दृष्टि से यह भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। ठीक है। शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक राज्य में, कावेरी नदी को हाईलाइट करना आपने। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? कावेरी नदी पर है। और आयतन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है कौन? वॉल्यूम, वाटर वॉल्यूम के हिसाब से शिव समुद्रम। गोकक जलप्रपात घाटप्रभा नदी की सहायक नदी गोकक पर है। घाटप्रभा, मालप्रभा नाम सुना है, किसकी सहायक नदियां हैं? घाटप्रभा, मालप्रभा, हाँ जी, किसकी ट्रिब्यूटरी है? घाटप्रभा, मालप्रभा इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? मोबाइल उठाओ, ढूंढो। कृष्णा। और घाटप्रभा की ट्रिब्यूटरी है गोकक, उस पर गोकक जलप्रपात है। येना जलप्रपात महाबलेश्वर उड़ीसा। पायकारा जलप्रपात नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में। नीलगिरी हिल्स, हाईएस्ट पीक दोदा बेटा, टोडा नामक पर्वतीय जनजाति निवास करती है। किस पर? नीलगिरी हिल्स पर। ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट जहां पर मिलते हैं उसको नीलगिरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नीलगिरी।
पायकारा जलप्रपात हो गया नीलगिरी में। धुआंधार जलप्रपात जबलपुर भेड़ा घाट के निकट नर्मदा नदी पर, बताया था कल, कपिल धारा धुआंधार जलप्रपात। हाँ, कम बजट की फिल्मों में अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या करते हुए दिखाया जा रहा तो समझ लो यहाँ की शूटिंग होगी, कहाँ के, धुआंधार जलप्रपात, है ना। जाते हो परदेश पिया जाते ही खत लिखना, गाना गाया, उसके बाद अगर कोई सुसाइड कर रहा है, पिक्चरों में बता रहा हूं मैं, तो समझ लीजिए धुआंधार जलप्रपात की क्या है। क्योंकि विक्टोरिया जलप्रपात जाने के लिए बहुत बजट चाहिए होता है आपको। वहां कौन सा, वो इरी और ओंटारियो के बीच में, कौन सा, अरे इरी और ओंटारियो के बीच में, नॉर्थ अमेरिका में, यूएसए कनाडा की बॉर्डर पर, कौन सा जलप्रपात बताया था कल? हाँ, विक्टोरिया आपका अफ्रीका में है, जम्बेजी नदी पर है। अमेरिका जाएंगे, कनाडा अमेरिका की बॉर्डर पर नायग्रा जलप्रपात दिखेगा आपको, इरी और ओंटारियो के बीच में नायग्रा जलप्रपात, नायग्रा फॉल। उधर से कनाडा वाले आते हैं देखने, इधर से यूएसए वाले आते हैं, है ना। डक बैग का वो पहन के जाना पड़ता है क्या, रेनकोट, क्योंकि बहुत ज्यादा पानी क्या होता है, उछलता है। चलो, जबलपुर के पास नर्मदा नदी पर। आगे झारखंड जलप्रपात टॉस नदी पर, झारखंड जलप्रपात, ये हमारी वाली टॉस नहीं है, ये दूसरी टॉस है, ठीक है। चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर। आगे मधार जलप्रपात चंबल नदी पर, पुनासा जलप्रपात चंबल नदी पर, हुंडरू जलप्रपात, इंपॉर्टेंट है हुंडरू, स्वर्ण रेखा नदी पर, कपिल धारा नर्मदा नदी पर, चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में प्रवाहित इंद्रावती नदी पर। इंद्रावती नदी बताई थी किसकी ट्रिब्यूटरी है? गोदावरी की। हाँ जी, चित्रकूट, वैसे चित्रकूट कहां पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। भरत चले चित्रकूट राम को मनाने, है ना। पर क्या करें, उत्तराधिकार का नियम था, बड़ा भाई राजा बनेगा, अब बना दिया किसको? भरत को। हाँ, तो उस नियम का पालन करते हुए भरत ने कभी भी राजगद्दी पर नहीं बैठे, राम के खड़ाऊ रखे, 14 साल का वेट किया, तब जाके जब बड़े भाई आए उन्हें बिठाया, नियम नहीं तोड़ा। दूध सागर जलप्रपात गोवा और कर्नाटक की सीमा पर मांडवी नदी पर स्थित। दूध सागर जलप्रपात, दूध सागर जलप्रपात गोवा और कर्नाटक की सीमा पर मांडवी नदी पर। बरेही जलप्रपात बुधावलंगा नदी पर, सिमली राष्ट्रीय उद्यान। सिमलीपाल नेशनल पार्क कहां है भाई? उड़ीसा। सिमलीपाल नेशनल पार्क उड़ीसा में है, हाँ, उसके आसपास। मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में अवस्थित। लिंग सियांग जलप्रपात किन्सी नदी पर, पश्चिमी खासी, ऊपर जाइए, गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियां। लिंग सियांग जलप्रपात कहां पर? खासी पहाड़ी में, मेघालय में अवस्थित। यह प्रपात भारत का तीसरा सबसे बड़ा प्रपात है। इसके अलावा नुक्कलिकाई, बिशप, फेलिगल, लैंडसिंग जैसे अनेक जलप्रपात मेघालय में पाए जाते हैं। आगे विश्व जल प्रपात डेटाबेस के अद्यतन रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात नुक्कलिकाई मेघालय है। भैया अब नया आ गया, सिक्किम वाला भी नीचे हो गया कि ये बता रहा कौन? विश्व जल प्रपात डेटाबेस के अद्यतन रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात नुक्कलिकाई मेघालय है कि, और उसकी कितनी है? उसकी 455 है, जिसकी ऊंचाई 340 मीटर, इसका कम है भाई। चलो, जबकि अभी भी अनेक आधिकारिक स्रोतों से कर्नाटक के कुचिकल जलप्रपात को भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात लिखा गया है। इस प्रकार वैश्विक स्रोत में भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जहां नुक्कलिकाई को बताया गया है, वहीं भारत के आधिकारिक स्रोत है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा कुचिकल प्रपात को सबसे ऊंचा जलप्रपात माना गया है, ठीक है। मीन मुट्टी जलप्रपात कल्लर नदी पर, वायनाड जिला केरल में अवस्थित है। थलैयार जलप्रपात मंजलार नदी पर, पालनी पहाड़ी जिला डिंडीगुल तमिलनाडु में अवस्थित है। बरकाना जलप्रपात सीता नदी पर, अगुम्बे जिला सियोग कर्नाटक में अवस्थित है। ये सब आपने क्या करना है? रिवाइज करना है भाई, क्या करना है। और कौन सा है भाई? खड़ाधार जलप्रपात कोरापानी नाला सुंदरगढ़ उड़ीसा में अवस्थित है। सोचीपारा जलप्रपात वायनाड डिस्ट्रिक्ट केरल में अवस्थित है। तो क्या करो कि इन जलप्रपातों को
स्टेट के हिसाब से अलग अलग कर दो, केरल में कौन कौन से हैं, कर्नाटक में कौन से हैं, और पहले आपने साउथ के जलप्रपातों पर काम करना है, उत्तर के तो याद हो जाएंगे आपको। दक्षिण भारत के जलप्रपातों पर काम कीजिए। सूचीपारा जलप्रपात वायनाड जिला, पुणे जलप्रपात लोनावाला पुणे महाराष्ट्र में अवस्थित है, पुणे जलप्रपात महाराष्ट्र। आगे ये पूरी लिस्ट दे रखी है, आगे बढ़िए। अब एक देखो, एक नंबर अगर आपको जलप्रपात से मिल गया तो समझ लेना पढ़ना सफल हुआ। एक नंबर जलप्रपात से पहले हमने क्या पढ़ा? झीलें। एक नंबर अगर आपको झील से मिल गया तो समझ लेना पढ़ना सफल हुआ। ऐसा जरूरी नहीं होता कि आएगा ही आएगा, पर ये मान के चलिए कि जब हम एक बार पूरा कवर कर लेते हैं तो वहां से एक नंबर की अपेक्षा करते हैं। अब जैसे हम घाटियां पढ़ रहे हैं तो यहां से हम एक नंबर की अपेक्षा कर रहे हैं। इसमें मैं बता दूं मैंने क्या क्या देखा। मूर्खा घाटी, जो कि आईएएस में पूछा जा चुका है। मूर्खा घाटी कहाँ है? आंसर लद्दाख की प्रसिद्ध घाटी है। नुब्रा घाटी से क्वेश्चन देख चुका हूं मैं यूपीएससी में और अन्य पेपरों में। सियाचिन हिमनद से निकलने वाली नुब्रा नदी घाटी जो है, यहां से क्वेश्चन देख चुका हूं। कश्मीर घाटी तो पता ही है आपको। कश्मीर पूछता है किसके बीच में है कश्मीर घाटी, तब आपने बोलना महान हिमालय और पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य अवस्थित है। किसके मध्य? महानदी और महान हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी के मध्य में अवस्थित है। बनिहाल दर्रे द्वारा जम्मू से जुड़ी हुई है। किससे? बनिहाल दर्रे द्वारा जम्मू से जुड़ी हुई है। आगे बढ़िए। सुरू घाटी, इसका कारगिल कस्बे में काफी महत्व है। पार्वती घाटी है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। किन्नौर घाटी सेब उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। पांगी घाटी, जहां पे इंपॉर्टेंट होगा वहां पे मैं रुक के बता दूंगा। है सारी इंपॉर्टेंट, सब पढ़नी है, लेकिन जो मैंने क्वेश्चन देखे। कुल्लू घाटी 7 दिनी दशहरा त्योहार के लिए जाना जाता है, या हिमाचल प्रदेश में धौलाधर पीर पंजाल। यहाँ पे जो क्वेश्चन बनेगा ना, कुल्लू किसके बीच में है? धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य अवस्थित है। क्या पूछेगा? धौलाधर और पीर पंजाल के। ये यूपीएससी पूछता है ऐसा। कुल्लू घाटी 7 दिनी दशहरा त्योहार के लिए कौन सी घाटी प्रसिद्ध है? आंसर कुल्लू घाटी। ठीक है। सांगला घाटी, से बास्पा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। आईएएस क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये मैंने देखा, सांगला घाटी। ठीक है। चंबा घाटी, चंबा भारमौर डलहौजी। ये खज्जियार, ये क्वेश्चन बना हुआ है। भारत का स्विट्जरलैंड बोलते हैं इसको, हिमाचल में है ये। उत्तराखंड में तो गांधी जी ने कहा कि स्विट्जरलैंड क्यों जाते हैं लोग जब कौसानी है यहाँ पर, है ना? छोटा स्विट्जरलैंड, मिनी स्विट्जरलैंड। हाँ जी, मिनी स्विट्जरलैंड चोपता हो गया। और कौसानी को क्या बोलते हैं? हाँ, लेकिन जब पूरा पूछा गया ना, तब मतलब पूरे देश से जब पूछा गया तब खज्जियार आंसर था। उत्तराखंड में आपने कौसानी को बोलना है, क्योंकि गांधी जी ने कहा लोग स्विट्जरलैंड क्यों जाते हैं जब कौसानी जैसी जगह है यहाँ पर। और वास्तव में बहुत सुंदर जगह है कौसानी। तो डलहौजी, ये भी क्वेश्चन बन चुका है यूपीएससी में। डलहौजी नामक जो नगर है, हिल स्टेशन है, वो कहाँ है? आंसर हिमाचल प्रदेश में है। जैसे मैंने बताया था, एक बार पूछा गया कालिम्पोंग हिल स्टेशन कहाँ है? आंसर वेस्ट बंगाल में है, कालिम्पोंग। दार्जिलिंग सबको पता था। एक बार दार्जिलिंग भी पूछा उन्होंने, उसमें भी कुछ जो कम जानने वाले लोग थे उन्होंने असम में कर दिया, क्योंकि असम में भी चाय होती है, दार्जिलिंग में भी चाय होती है। कि दार्जिलिंग आपका वेस्ट बंगाल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? असोम अलग है, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में पड़ता है। एक बार पूछा पंचमढ़ी कहाँ है हिल स्टेशन? वो मध्य प्रदेश में है। एक बार पूछा उटक मंडलम कहाँ है? ऊटी। ऊटी नहीं पूछा उन्होंने, उटक मंडलम पूछा। एक बार नाम पूछा, ऊटी का नाम क्या है? उटक मंडलम। एक बार पूछा उटक मंडलम कहाँ है? आंसर हाँ जी, तमिलनाडु में। एक बार पूछा कोडई कनाल कहाँ है? कहाँ है? एक बार पूछा एलिफेंटा कहाँ है? एलिफेंटा हिल स्टेशन नहीं है, द्वीप है, महाराष्ट्र में। ऐसे एक क्वेश्चन यूपीएससी कभी कभी क्या कर देती है? पूछ लेती है। समझ में आया? कांगड़ा घाटी हो गया, प्रमुख सांस्कृतिक धर्मशाला इस घाटी में अवस्थित है। धर्मशाला तिब्बती सरकार जहां से चलती है, दलाई लामा तिब्बती सरकार के क्या है? हम लोगों ने शरण दी, भारत ने शरण दी किनको? दलाई लामा को। और भारत चीन संबंध क्या हो गए? खराब हो गए। खराब इस वजह से नहीं हुआ, खराब तो करने जिसे होते हैं वो तो किसी भी चीज पर क्या कर देता है? खराब कर देता है। पड़ोसियों की जलन सुना होगा आपने, है ना? लाहुल घाटी, लाहुल स्पीति, चंद्र एवं भागा नदियां। आगे चलकर क्या बनती है? चंद्रभागा।
चिनाब। चंद्र और भागा आगे चलकर क्या बनती है? चिनाब। मालना घाटी, यह हिमाचल प्रदेश में छोटा यूनान के रूप में प्रसिद्ध है। मालना नाम सुना है आपने? है? क्या है यहाँ पर, क्या प्रसिद्ध है यहाँ का? बताओ बालिके, क्या प्रसिद्ध है मालना का? क्यों जाता है इतना फॉरेनर यहाँ पर? हब्स कौन ले रहा आजकल? हाँ, क्या बोलते हैं उसको, गांजा? चरस, चरस बोलते हैं आप। जो भांग से निकलता है वो क्या होता है? हेम्प होता है ना, हेम्प, भांग। मालना का जो चरस है वो बड़ा क्या है, प्रसिद्ध है। स्पीति घाटी, लाहौल स्पीति सुना होगा आपने। ताबो मठ है यहाँ पर। कहां पर? स्पीति घाटी में ताबो मठ। कुछ मठ बताए थे मैंने, कुछ याद आया? त्वांग मठ कहां बताया था? अरुणाचल प्रदेश में। सिक्किम में कौन सा बताया था? जम्मू कश्मीर में कौन सा बताया था? हाँ जी, कुछ विशिष्ट मत बताओ, जो मैंने बताया था वो बताओ। सिक्किम के मठ का नाम क्या है? रुमटेक विहार। मठ नहीं है वहां पे, विहार है, रुमटेक विहार। जम्मू कश्मीर में क्या बताया था मैंने? जम्मू कश्मीर में क्या बताया था? हेमिस गुम्फा। जम्मू कश्मीर में क्या बताया था? हेमिस गुम्फा। ताबो मठ कहां है? स्पीति घाटी। आईएएस वालों ने क्या पूछा? सिर्फ इतना पूछा यूपीएससी ने कि बौद्धों के पूजा स्थल क्या कहलाते हैं। अब आपने कई बार विहार पढ़ा था, आपने कई बार मठ पढ़ा था, आपने कई बार क्या पढ़ा था, स्तूप पढ़ा था, कुछ इस तरह से ऑप्शन दिए, आंसर मठ। बौद्धों के पूजा स्थल क्या कहलाते हैं? मठ कहलाते हैं। विहार वो जगह होती है जहां मॉन्क्स रहते हैं, जहां सन्यासी रहते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? विहार। बौद्ध विहार अगर हम बोल रहे हैं तो वहां पर मॉन्क्स रहते हैं, अपना अध्ययन अध्यापन करते हैं, बौद्ध धर्म में शिक्षित होते हैं। ठीक है ना? चलो जी। सोर घाटी, यह उत्तराखंड में अवस्थित है। किसे कहा जाता है भाई सोर घाटी? पिथौरागढ़, है ना? नीलांग घाटी उत्तरकाशी में, बड़ा चर्चाओं में इस समय। नीलांग घाटी कहां है? उत्तरकाशी में। दून घाटी, शिवालिक हिमालय, लघु हिमालय के मध्य। कहां? सबको पता है, दून घाटी, देहरादून। क्यों बड़ा नाम देहरादून का? नाम देहरादून, सिख धर्म में चमत्कार दिखाना मना है। क्या है? गुरु परंपरा में जो 10 सिख गुरु हुए, उनमें से एक गुरु थे, उनका नाम गुरु राम राय था। उन्होंने औरंगजेब को चमत्कार दिखा दिया। क्या दिखा दिया? इसलिए उन्हें गुरु परंपरा से, मतलब उस गद्दी से बाहर कर दिया गया कि अब आप इस गद्दी पर नहीं बैठेंगे क्योंकि आपने चमत्कार दिखाए हैं। उसके बाद गुरु राम राय उत्तराखंड में आए, उन्होंने यहाँ पे डेरा डाला, इसलिए उनका यहाँ का नाम क्या पड़ा? देहरादून। क्या पड़ा? देहरादून। और कहा जाता है कि गुरु राम राय ने यहाँ पर देह त्यागी, इसलिए यहाँ का नाम देहरादून पड़ा। क्या पड़ा? आज भी गुरुद्वारा, अगर आप रेलवे स्टेशन के सामने वाले उसमें जाएंगे, क्या नाम बोलते हैं उस जगह को जहां पे गुरुद्वारा साहब है? बताइए, किन्होंने बनाया था? उस गुरुद्वारे का निर्माण किसने कराया था? एक दूसरे को मत देखिए, पढ़ा होगा उत्तराखंड में आपने। धामा वाला, क्या नाम है उस जगह का? जहां पे गुरुद्वारा साहब है, उस पर्टिकुलर जगह का नाम क्या है? क्या माता पंजाब कौर ने बनवाया था उस गुरुद्वारे को? गुरुद्वारे का निर्माण किसने कराया? गुरुद्वारा साहब का निर्माण? हाँ जी, अरे कौर तो गुरु, सिख धर्म में भाई, अगर सिंह है तो लड़का है, कौर है तो लड़की है। कौर तो सबके पीछे लगता है। नाम पूछ रहा हूं मैं। पंजाब जो माता थी वो गुरु पंजाब कौर ने करवाया था क्या? हाँ जी। पर्टिकुलर जगह का नाम क्या है जहां पे गुरुद्वारा साहब है? यार उत्तराखंड का पेपर देने जा रहे हो, इतने थोड़ा बारीक चीजें पढ़ो। धामा वाला, क्या नाम है वहां का? धामा वाला। झंडे का मेला लगता है, झंडा जी का मेला लगता है। कब लगता है? होली के 5 दिन बाद। पक्का?
जब हम उत्तराखंड की बॉर्डर को पार करते हैं और हिमाचल में जाते हैं तो पहला जो पड़ता है वो क्या पड़ता है? पौंटा साहब। पौंटा साहब में भी होला मोहल्ला कुछ होता है। होला मोहल्ला के बारे में पढ़ा है आपने? ढूंढिए, यहां से क्वेश्चन बना है। तब तक मैं आगे बता रहा हूं। जोहार घाटी, इसे मिलम घाटी और गोरी गंगा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। फूलों की घाटी चमोली जिले में स्थित है, वन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध है। फ्रैंको स्मिथ ने खोजा इसको, फूलों की घाटी को। उसने लिखा वैली ऑफ फ्लावर और सारे लोग चल दिए। एक आदमी किताब लिखता है और सब लोग पहुंच जाते हैं। चलो, जूकू घाटी भारत के पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड में जफू श्रेणी के पीछे स्थित है। जून और सितंबर माह में संपूर्ण घाटी जंगली फूलों से ढक जाती है। आईएएस का क्वेश्चन है, 2006 में पूछा जा चुका है। कौन सी? जूकू घाटी कहां है? नागालैंड में। जफू श्रेणी के पीछे है। कहां पर है? जफू श्रेणी के पीछे है। युथांग घाटी हॉट स्प्रिंग के लिए प्रसिद्ध। यह रोडोडेंड्रॉन झाड़ियों, रोडोडेंड्रॉन बोलते हैं बुरांस, क्या बोलते हैं? बुरांस, झाड़ियों व अन्य वनस्पति प्रजातियों से ढकी हुई है। अराकू घाटी, यह घाटी गलीकोंडा, रत्ताकोंडा, सुकरी मिट्टा और चितामगोंडी नामक पहाड़ियों से घिरी है। धर्मा घाटी, यह क्वेश्चन बना भाई, इसका निर्माण धर्मा गंगा नदी द्वारा होता है। न्योरा घाटी, आगे बढ़िए, ऊपर कीजिए पूरा। न्योरा घाटी, कम्बम घाटी, शांत, साइलेंट वैली से क्वेश्चन पूछता है। कहां से? अगर सबसे आसान क्वेश्चन पूछेगा तो ये पूछेगा साइलेंट वैली कहां है? आंसर केरल में है। कहां है? नीलगिरी पहाड़ी के पलक्कड़ पालघाट जिले में स्थित है। कहां पर है? पलक्कड़ पालघाट जिले में स्थित है। यह घाटी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? बायोडायवर्सिटी के लिए प्रसिद्ध है। नल्ला मलाई श्रेणी में स्थित है। किसमें स्थित है? नल्ला मलाई श्रेणी में स्थित है। अगर शांत घाटी पूछा तो केरला। केरला में कहा? पलक्कड़ पालघाट, कहा? नीलगिरी पहाड़ी, कहा? नल्ला मलाई श्रेणी। किस चीज के लिए प्रसिद्ध? जैव विविधता के लिए। और अगर डेथ वैली पूछ लिया तो? अगर डेथ वैली पूछा तो कहां जाओगे? यूएस से जाना पड़ेगा। कहां जाना पड़ेगा? नॉर्थ अमेरिका में। कहां पे जाना पड़ेगा? किस स्टेट में जाना पड़ेगा? स्टेट देखिए डेथ वैली की, क्या एरिजोना स्टेट है? डेथ वैली कहां है? ढूंढिए। कंबन घाटी कहां है? थिकाड़ी, वरुसनाडु और कोडई कनाल पहाड़ियों से घिरी हुई है। हाँ जी, कैलिफोर्निया प्रांत में है क्या डेथ वैली? एरिजोना जो प्रांत है वो डेजर्ट है। क्या है? नॉर्थ अमेरिका में अगर आप जाएंगे 3 डेजर्ट पड़ते हैं। एक एरिजोना डेजर्ट पड़ता है, एक सोनोरन डेजर्ट पड़ता है और एक मुजेव डेजर्ट पड़ता है। कितने डेजर्ट पड़ते हैं वहां? और उन डेजर्ट का कारण कैलिफोर्नियन कोल्ड करंट है। क्या है? एक कारण कैलिफोर्नियन कोल्ड करंट है। और एरिजोना के बगल में ही आपने बताया कौन सा स्टेट? कैलिफोर्निया प्रांत। कैलिफोर्निया प्रांत में पड़ती है कौन? डेथ वैली। समझ में आ गया? सिलिकॉन वैली सैन फ्रांसिस्को को कहा जाता है, कैलिफोर्निया प्रांत में पड़ता है सैन फ्रांसिस्को। और अगर भारत की सिलिकॉन वैली पूछेगा तो बेंगलुरु कर्नाटक को बुलाया जाता है। ये पूरा हो गया। इसके सारे सबके ये देख लेना। युथांग घाटी सिक्किम में है। अराकू घाटी आपकी विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में है। धर्मा घाटी आपकी पिथौरागढ़ में उत्तराखंड में, धर्मा नदी द्वारा इसका। न्योरा घाटी का आपकी दार्जिलिंग में है, वेस्ट बंगाल में। ठीक है। कौन लोग पेपर क्रैक करते हैं? जो जल्दी जल्दी पढ़ते हैं और ज्यादा ग्रेस्प करते हैं। क्या करते हैं? जल्दी पढ़ना है, ज्यादा पढ़ना है और दिमाग में क्या करना? उसको रखना है। कौन लोग निकलते हैं? जो कई बार रिवाइज करते हैं किसी चीज को। कौन लोग नहीं निकलते हैं? जो एक बार पढ़ते हैं फायर एंड फॉरगेट बन जाते हैं। फायर एंड फॉरगेट मतलब फायर किया, एक मिसाइल होती है, फायर एंड फॉरगेट, दागो और भूल जाओ, अपने आप निशाने पे लगेगी। उनको ऐसा लगता है कि हमने पढ़ लिया, अपना काम कर लिया और क्या, अब वो निशाने पे लगेगा, पेपर में आएगा और मैं करूंगा। जब पेपर देते हैं तो मैंने कहा नए नए बछड़ों को बाघ से डर लगता नहीं। जब बाघ पहला पंजा मारता है तब बछड़े को पता चलता है कि बाघ क्या चीज होती है ना। बाघ मतलब पेपर, एग्जाम। तो कृपया बार बार रिवाइज कीजिए। क्या कीजिए? जितना रिवाइज करोगे उतने बड़े अधिकारी बनोगे। एक बार पढ़ने से नहीं होगा। कुछ बचा हुआ भाई इसमें? हो गया। तो उत्थिष्ट भारता, मां भारती आपका मार्ग प्रशस्त करे।